12 मार्च 2022 दिन होगा शनिवार और इस दिन कंपटीशन कम्युनिटी अपने YouTube चैनल पर एक लाइव ओरिएंटेशन क्लास का आयोजन करने जा रहा है जो कि पूरी तरह से फोकस्ड होगा CGPSC एग्जामिनेशन पर। और यह ओरिएंटेशन क्लास शाम को 4 बजे से शुरू होगा और रात को 9 बजे तक चलेगा। और इस ओरिएंटेशन क्लास में आकाश सर भी होंगे, पोखराज सर भी होंगे, हेमंत सर भी होंगे और मैं भी रहूंगा। और अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, सही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हो, तो इस ओरिएंटेशन क्लास का हिस्सा जरूर बने। और अगर एक फैमिली इस वीडियो को देख रही है तो आप भी इस ओरिएंटेशन क्लास का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा CGPSC एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहता हो और संसाधनों की कमी की वजह से आप उसे बड़े शहर नहीं भेज पा रहे हैं। तो आज के इस 21st सेंचुरी में, आज के इस टाइम पर, अगर आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट है और अगर आपके पास एक मोबाइल है तो भी आप इस एग्जाम को क्रैक करके एक अधिकारी बन सकते हैं, या फिर आपका बच्चा इस एग्जाम को क्रैक करके अधिकारी बन सकता है। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी फैमिलीज तैयार नहीं हो पा रही है कि आप बाहर जाएं और पढ़ें या फिर घर में बैठकर इस एग्जाम का क्रैक करें, क्योंकि फैमिलीज को आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो आप एक काम करें, अपनी फैमिली को इस ओरिएंटेशन क्लास में साथ में घर में बिठाएं। और हमारा दावा है ये कि अगर आपने ठान रखा है कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करना ही करना है, और इस ओरिएंटेशन क्लास के बाद फैमिलीज आपका साथ देंगी, आप बस उन्हें इस ओरिएंटेशन क्लास में बिठा लेना। अगर आपकी फैमिलीज तैयार नहीं हो रही है तो कि आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो लोग भी CGPSC एग्जाम को लेकर सीरियस होंगे इस ओरिएंटेशन क्लास का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल पर शनिवार के दिन शाम को 4 बजे से इंतजार रहेगा और आप जुड़िएगा जरूर। Hello and good evening to one and all. I, Nikat Farun Khan, welcome you all to Competition Community's YouTube channel in this Polity Weekly Current Affairs. आप सब जानते हैं कि हमारी एक ये नई पहल है जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि आप सबको करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टैटिक टच के साथ बताएं। आपने जो बदलता पैटर्न इस बार के PSC प्रीलिम्स का देखा, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ज़रूर हेल्प करेगा अगर ऐसा ही पैटर्न अगले साल भी रहा तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़रूरी सारी करंट की बातें बताएं और साथ ही साथ अगर उसमें किसी तरह की बेसिक थ्योरी की ज़रूरत है जो कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो भी आपको बताएंगे। इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स अलग अलग फैकल्टी डील कर रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटी और हिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट में डील करती हूँ, तो जाहिर सी बात है हिस्ट्री में तो कुछ नया होने नहीं वाला। पॉलिटी के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो मैं डील करूँगी और इसमें जहाँ पर भी ज़रूरत होगी जिसमें आपको कुछ पॉलिटिकल थ्योरी या कॉन्सेप्ट समझना होगा करंट के साथ, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगी। ध्यान रहे कि आप जब ये करंट अफेयर्स पढ़ें तो ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि कई बार ऐसे के लिए, कई बार मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टैटिक टॉपिक मदद करेंगे। यानी आप जानते ही होंगे कि जब कभी ऐसे आता है लिखने के लिए तो उसमें भी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई बेसिक टॉपिक को उठा करके ऐसे में दे देता है। तो जब करंट की चीज़ों को पढ़ते वक्त आप उसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको ऐसे में भी फ़ायदा देती है। और ऐसे कुछ टॉपिक्स जिसमें मेंस में ये चीज़ है, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पे इसका जब आप पेपर्स देते हैं मेंस में तो उसमें भी ये जो समझ आपकी विकसित होगी करंट के साथ वो भी मदद करेगी। तो इसे एक होलिस्टिक अप्रोच आप मान सकते हैं जिसकी कोशिश हमने की। अब बात आती है मेरे पर्टिकुलर टॉपिक की, पॉलिटी करंट अफेयर्स। तो स्टार्टिंग से मैं बता दूं, पॉलिटी करंट अफेयर्स का दायरा बहुत सीमित है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जिसको हमको डील करना है। करंट अफेयर्स में ज़्यादातर अपॉइंटमेंट होता है, अवार्ड होता है, स्पोर्ट्स होता है, सेरेमनीज होती हैं, ये जो आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो होता है, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। पॉलिटी का कम है। अब आप कहेंगे मैम पॉलिटी ही तो भरी रहती करंट अफेयर्स में, आप कह रहे पॉलिटी का कम है। तो एक्चुअली हमारा जनरल परसेप्शन ये है कि पॉलिटी करंट अफेयर्स मतलब नेताओं की बयानबाजियों के ऊपर चर्चाएं होंगी। आपको ऐसा लगता है कि पॉलिटी ही तो मेनली न्यूज़ में रहती है, राज व्यवस्था के बारे में ही तो ज़्यादातर न्यूज़ आती है। तो आपने जितनी राज व्यवस्था से रिलेटेड न्यूज़ देखी होंगी वो कैसी है कि नरेंद्र मोदी जी का बयान ये आया तो राहुल गांधी का बयान ये आया, तो पुतिन ने ये बोला, तो जेलेंस्की ने ये बोला। देखिए आप स्टार्टिंग से ये चीज़ को जानते होंगे, आप साल भर से इससे पहले से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं कि कभी किसी के पॉलिटिकल स्टेटमेंट
कभी कोई भी पॉलिटिकल रैली, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका रियल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटी से लेना देना डायरेक्टली नहीं है या विवादास्पद है या कहीं ना कहीं वो बायसनेस दिखाता है, उसको आप डील नहीं करते। किस नेता ने क्या बोला, किस पार्टी का क्या पक्ष है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो अब मैं ये बताती हूँ कि आपको एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या है। हम वो चीज़ें कवर करेंगे इसमें जो कोर पॉलिटी से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कोई नई यूनियन टेरिटरी क्रिएट होने के लिए बिल आया तो हम उसे कवर करेंगे। कहीं पे मान लीजिए कोई जो प्रशासन है, चाहे वो नगर निगम का हो, चाहे वो पंचायतों का हो, चाहे वो राज्य प्रशासन हो, उसमें बदलाव करने की कोई बात कही गई तो हम उसे डील करेंगे। कोई ऐसे समझौते हुए जो डायरेक्ट सामान्य प्रशासन से रिलेटेड है तो हम उसे डील करेंगे, नेशनल भी इंटरनेशनल भी। इंटरनेशनल पॉलिटी में हम हर वो चीज़ों को डील करेंगे जिससे लेना देना इंडिया का है, ठीक है। इन जनरल ऐसा नहीं कि फ्रांस और जर्मनी के बीच कोई समझौता हुआ तो हम उसे डील करेंगे, नहीं। भारत से रिलेटेड अगर कुछ भी हुआ है या कोई वर्तमान में जो मौजूदा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि G20 है, जैसे कि आप नाटो देख रहे हैं, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनसे रिलेटेड कुछ करंट आता है तो वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि नाटो है, G20 है, G7 है, ये सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये वाले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आप इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स जो हर वीक का है, इसमें पॉलिटी का कंटेंट कम ही रहता है। कभी कभार कोई संशोधन का बिल आता है, कोई नई तरह का बिल आता है, कोई नई मांग उठती है, पर आपको ये सिर्फ एक आइडिया इससे लगेगा कि किन चीज़ों को पॉलिटी के अंडर आपको रखना है। इसलिए स्टार्टिंग में मैं सीधा न्यूज़ फ्लैश करने से पहले आपको एक बता दे रही हूँ कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं आपको पढ़ने, कोई रैली हुई, कोई भाषण हुआ, कहाँ पे किसका प्रवचन हुआ, ये आपको नहीं देखना, ठीक है। ठीक, कुछ ट्रीटीज नेशनल इंटरनेशनल, कुछ योजनाएं जो सामान्य प्रशासन से संबंधित, कोई योजना जो हेल्थ से संबंधित है या इकोनॉमी से संबंधित है या साइंस से संबंधित है, वो एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में, उसमें कवर होगी, ठीक है, इसमें नहीं। तो देखिए छटकर आएगा, लेकिन इतना है कि सभी टीचर्स द्वारा कुल मिलाकर के आपका पूरा करंट कवर किया जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले लेट अस हैव अ लुक एट द टॉप मोस्ट न्यूज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी इन द लास्ट वीक। मतलब अभी मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ ये 1 से 10 मार्च के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम राजनीति के क्षेत्र में आपके लिए इम्पोर्टेंट हुए हैं, अब हम बस उसी को देखेंगे, ठीक है। आपको कुछ कुछ ऐसा मिसिंग सा लगेगा, पर ध्यान दें हम हर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, जिसकी किसी भी तरह से कोई चीज़ आने की गुंजाइश नहीं है। पॉलिटी एक बहुत वृहद टॉपिक है, पर वो पॉलिटी जो सामान्य स्तर पर चलती है वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स राजनीति वाली राजनीति से दूर है, ये सिर्फ प्रशासन वाली राजनीति से संबंधित है, आपकी स्टडीज वाली राजनीति से संबंधित है, ठीक है। तो न्यूज़ वही वाली कवर होगी, ठीक। तो देखिए 1 से 10 मार्च के बीच में जो इम्पोर्टेंट गतिविधियां भारत में हुई हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर, तो सबसे पहला है कि चंडीगढ़ द्वारा राज्यसभा सीट की मांग की गई। चंडीगढ़ जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उन्होंने एक राज्यसभा की सीट की डिमांड की है। दूसरा, यूक्रेन का विश्व अदालत में रूस पर जनसंहार कन्वेंशन का मजाक बनाने का आरोप लगाया गया है। मतलब जनसंहार कन्वेंशन को हम इंग्लिश में कहते हैं जीनोसाइड कन्वेंशन। तो अभी रूस यूक्रेन जो वॉर है वो काफ़ी चर्चा में है, उसकी हर अपडेट्स आप उस पर नज़र रख ही रहे होंगे। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पॉलिटी के सिलेबस में हम पढ़ सकते हैं, ठीक। जैसे क्योंकि ये बात बहुत पुरानी होगी इसलिए नाटो से रिलेटेड मैंने ये चीज़ को लिया नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि एक सेशन पूरा नाटो के ऊपर और रूस यूक्रेन वॉर का जब समराइज वे में मैं बताऊँ, इसलिए मैं अभी नहीं ले रही हूँ उसे, ठीक है। नाटो रूस यूक्रेन वॉर का एक अलग से मैं सेशन आपका लूँगी ताकि पहले थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ें, ठीक है, ख़त्म हो, कंटिन्यू हो या जो भी हो, एक पूरा समराइज वे में A to Z में उस थ्योरी को डील करूँगी। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ऐसे ग्लिम्पसेस जो आपके लिए ज़रूरी है उसको न्यूज़ में मैंने रखा है, ठीक है। तो देखिए जीनोसाइड कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ आरोप प्रत्यारोप रूस और यूक्रेन के बीच हुए हैं, उससे रिलेटेड। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासंघ में यूक्रेन पर रूसी हमले के निंदा प्रस्ताव मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया। यूक्रेन में जो हमला हुआ रूस द्वारा,
अब उस हमले की निंदा यूनाइटेड नेशंस में की गई। और आप सभी जानते हैं ये एक बहुत ही चर्चित न्यूज़ है जो तीसरी वाली मैंने आपको बताई, कि जब हमले की निंदा की गई और देशों से पूछा गया यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में कि आप लोग में से कौन लोग इसे सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो उसमें जब वोटिंग कराई गई यूक्रेन पर हमले की निंदा में, तो भारत ने अपना पक्ष रखते हुए इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, भाग नहीं लिया। इन न्यूज़ को हम डिटेल में देखेंगे आगे। रूस यूक्रेन युद्ध में मानवीय गलियारे, इंग्लिश में हम कहते हैं ह्यूमन कॉरिडोर्स। ठीक है, मतलब रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ कुछ पॉलिटिकल टर्म्स भी चर्चा में आ रहे हैं, जिनमें से ह्यूमन कॉरिडोर्स भी आप अक्सर सुन रहे होंगे। वो क्या है वो भी हम देखेंगे। कैबिनेट द्वारा 2023 G20 सम्मेलन के लिए सचिवालय को मंजूरी मिली। मतलब आप जानते होंगे कि G20 का जो 2023 का सम्मेलन है वो भारत में होने वाला है। ठीक है, तो उस सम्मेलन के लिए एक सेक्रेटरिएट बनाने की बात हो रही थी। उस सेक्रेटरिएट या सचिवालय को बनाने को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट द्वारा। ठीक, उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य। ये एक छोटा सा मिसलिनियस सा करंट अफेयर्स है जिसके जरिए आपको एक आयोग का हिंट मिलता है। वो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इन्होंने अपना एक नया स्लोगन या आदर्श वाक्य जारी किया है जिसे एक डायरेक्ट करंट में पूछ सकता है। तेलंगाना ने राज्यपाल के अभिभाषण के बिना विधायिका में बजट सत्र आयोजित करने की घोषणा की। तो तेलंगाना सरकार ने जनरल नियमों का उल्लंघन करते हुए ये बोला कि जब बजट पेश होगा तो उसके पहले राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होगा। ठीक है, आप जानते ही हैं कि चाहे सेंट्रल का बजट हो चाहे स्टेट का बजट हो, सेंट्रल का जब बजट पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण यानी मोशन ऑफ थैंक्स से स्टार्ट होता है, और वैसे ही जब स्टेट का बजट होता है तो वो राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो तेलंगाना की सरकार है उन्होंने इस चीज़ के लिए एक क्लॉज रखा है कि अभिभाषण के बिना ही विधायिका में बजट पेश होगा। ठीक है, तो इस एक हफ्ते में आपके लिए ज़रूरी पॉलिटी से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, आप इसके की पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं और अब हम एक एक करके इस न्यूज़ को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ आपकी थी चंडीगढ़ द्वारा राज्यसभा सीट की मांग। मतलब चंडीगढ़ जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, उसने डिमांड की है कि चंडीगढ़ से भी एक राज्यसभा सीट होनी चाहिए। पहले तो ये करंट की बात दिमाग में बिठा लो कि ऐसी मांग चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी ने की। ठीक, अब इसके बारे में कुछ जो पॉइंट्स लिखे हैं उसे हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका बैकग्राउंड समझाती हूँ, इसकी थ्योरी समझाती हूँ। चंडीगढ़ में कोई राज्यसभा सीट नहीं है, जाहिर सी बात है तभी डिमांड हुई है। आर्टिकल 80 एवं अनुसूची 4 में संशोधन की इन्होंने बात कही है। चंडीगढ़ नगर निगम ने राज्यसभा में एक प्रतिनिधि भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एक निजी सदस्य विधेयक, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, के द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा चुनने का प्रस्ताव इन्होंने रखा है। चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है, यहां से लोकसभा में एक सांसद सीट है। आपके नोट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मैं समझाती हूँ। देखें, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो आप एक चीज जानते होंगे कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है, वो अनुसूची 4 में दी गई है। ठीक, शेड्यूल 4 बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द सीट। ठीक, और आर्टिकल 80 जो है ये राज्यसभा की संरचना को बताता है कि राज्यसभा में कौन कौन मेंबर्स होंगे, कितने इलेक्टेड होंगे, कितने मनोनीत होंगे। ठीक है, अब बात ऐसी है कि अगर आपने राज्यसभा पढ़ा है, आर्टिकल 80 पढ़ा है, तो आप ये जानते होंगे अनुसूची 4 के तहत कि हर राज्य को जितनी जितनी सीटें अलॉट की गई है उस राज्य की विधानसभाएं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए उतने उतने लोग राज्यसभा में भेज देते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, तो राज्यसभा की 5 सीटों के लिए यहाँ के विधानसभा में चुनाव होंगे और विधायक 5 लोगों को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में भेज देंगे। ठीक, इतना तो आप सबको पता ही होगा। दूसरी बात जो आपको पता होगी वो ये कि राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ राज्यों से ही जाते हैं, राज्यों से ही। एक्चुअली में राज्यसभा राज्यों की सभा है, राज्य प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति वहां जाते हैं।
अगर यहाँ से 5 लोग राज्यसभा में जाते हैं, मतलब वो 5 लोग यहाँ के राज्य के प्रशासन को रिप्रेजेंट करेंगे सेंटर। तो इसलिए ये बोला गया कि जिन जिन राज्यों में मतलब विधानसभाएं हैं, जहाँ पे प्रशासन है, बस वहीं से राज्यसभा के मेंबर्स जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप प्रेजेंटली देखेंगे ना, तो 31 जगहों से राज्यसभा के मेंबर्स जाते हैं, जिसमें से 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। मतलब क्योंकि आप जानते होंगे कि वर्तमान में 31 जगहों पर विधानसभा है, 28 राज्यों में तो विधानसभा है ही, तो वहां से राज्यसभा के मेंबर्स को विधानसभा चुनकर भेजेगी। प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। आप जानते हैं कि ये तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, ठीक। तो यहाँ से भी राज्यसभा के मेंबर जाएंगे क्योंकि वहां की विधानसभा उन्हें चुनकर भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 31 जगहों से, 28 और 3 31 जगहों से अभी राज्यसभा के मेंबर्स जाते हैं देश में। तो इन्होंने यानी चंडीगढ़ ने एंट्री 32 चंडीगढ़ इस नाम से शेड्यूल 4 में चंडीगढ़ को भी शामिल करने की पेशकश की है, ठीक है। इस नाम से शेड्यूल 4 में इन्होंने कहा कि आप बदलाव करिए और 31 की जगह अब 32वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां से राज्यसभा सीट जाएगी वो चंडीगढ़ होना चाहिए। तो एंट्री 32 चंडीगढ़ नाम से अनुसूची 4 में बदलाव करने की बात की गई। क्लियर है, ठीक। तो अब देखिए ये चीजें तो हैं, अब बात आती है कि ये पेशकश की किसने। और अगर चंडीगढ़ की हम बात करें तो चंडीगढ़ में कोई विधानसभा है नहीं, मैंने कहा सिर्फ ये 3 जगहों पर विधानसभा है। तो अगर चंडीगढ़ में राज्यसभा के सदस्य जाएंगे तो उन्हें चुनेगा कौन, जब विधानसभा है ही नहीं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा तो नहीं है ना, तो फिर उन्हें चुनेगा कौन राज्यसभा के मेंबर्स को, क्योंकि भाई आर्टिकल 80 और अनुसूची 4 के हिसाब से तो राज्यों की विधानसभा ही राज्यसभा के मेंबर्स को चुनकर देगी। तो चंडीगढ़ में तो विधानसभा है ही नहीं, ये एक बिना विधानसभा क्षेत्र वाला यूनियन टेरिटरी है, तो चुनेगा कौन। तो वहां पर एक्चुअली में ये पेशकश वहां के नगर निगम ने किया है। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ नगर निगम ने राज्यसभा में एक प्रतिनिधि भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। चंडीगढ़ नगर निगम का यह कहना है कि जो राज्यसभा मेंबर जाता है ना, वो उस क्षेत्र के प्रशासन का प्रतिनिधित्व करता है। अब चंडीगढ़ में भले ही विधानसभा नहीं है, तो चंडीगढ़ शहर का जो प्रशासन है वो वहां का नगर निगम संभालता है। तो इसलिए उन्हें जरूरत है एक ऐसे प्रतिनिधि की जो चंडीगढ़ नगर निगम यानी चंडीगढ़ के प्रशासन का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करे। अब वहां पे भेजने के लिए अब अगर विधानसभा नहीं है तो नगर निगम बोल रही है हम चुनकर भेजेंगे, हमारे काउंसलर्स या हमारे पार्षद जो है हम चुनकर भेज देंगे, पर हम भेजना चाहते हैं, ठीक है। ये पेशकश है। देखो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी जहाँ विधानसभा नहीं है, तो लोकसभा में तो यहाँ पे सीटें हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि लोकसभा में यहाँ पे एक सांसद है, मतलब लोकसभा में जो 13 लोग यूनियन टेरिटरी से गए हैं उसमें 7 लोग दिल्ली से हैं और एक बाकी यूनियन टेरिटरी से हैं। तो लोकसभा में एक सांसद गया पर राज्यसभा में नहीं, क्योंकि राज्यसभा में सिर्फ ये 3 केंद्र शासित प्रदेश से गए, ठीक है। तो कुल मिला के सिनारियो ये है कि चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं है, तो वहां से सिर्फ एक MP है लोकसभा में। राज्यसभा में वो लोग अपना एक MP भेजना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ विधानसभा नहीं है तो वहाँ की नगर निगम बोलती है कि हमारे जो पार्षद हैं वही चुनकर एक MP को भेज देंगे, ठीक। तो ये बात हो रही है। अब बात आती है कि इसमें दिक्कतें क्या है, कानूनी आपत्तियाँ क्या है। ये डाइजेस्ट भी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। कानूनी आपत्ति यह है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें पार्षदों को यह अधिकार हो कि वो राज्यसभा के लिए प्रतिनिधि चुनकर भेजे। सीधा सीधा राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन की बात आर्टिकल 80 में कही गई है वो ये कही गई है कि विधानसभा के विधायक चुनकर भेजेंगे, कहीं पर यह नहीं लिखा गया कि पार्षद चुनकर भेजेंगे, ठीक है। लेकिन चंडीगढ़ कहता है कि 1966 से 90 तक दिल्ली जो है दिल्ली से हमेशा से राज्यसभा के मेंबर गए हैं सेंटर में। दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन
या मैं कहूँ मेट्रोपॉलिटन, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन जो है उसने राज्यसभा के मेंबर चुनकर भेजा, तो फिर हम क्यों नहीं, ये चंडीगढ़ कहता है। ठीक, लेकिन देखो मेट्रोपॉलिटन कमेटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में फर्क है। नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये अधिकार नहीं है, पर कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे कि दिल्ली एक राजधानी थी, वहाँ से जाना ज़रूरी था, इसलिए वहाँ की जो मेट्रोपॉलिटन कमेटी है उसको अनुमति थी, इनको अनुमति नहीं मिल सकती। ठीक है, तो बहरहाल प्रस्ताव ये है कि हम एक निजी सदस्य बिल पेश करें। अब निजी सदस्य बिल क्या होता है, इसको गौर से समझिए। अब चंडीगढ़ ने बोल दिया ठीक है, ऐसा कहीं होता नहीं है, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा नहीं है, वहाँ से राज्यसभा के मेंबर नहीं जाते, पर हम भेजना चाहते हैं कि हम चाहते हैं हमारे प्रशासन का कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में भी हो, नगर निगम वाले चुनकर भेजेंगे। तो इन लोगों का ये कहना है कि भाई आप केंद्र में, संसद में, ठीक है, नगर निगम से बिल पास हो गया है और इन्होंने इसको सेंटर यानी संसद में भेजा और बोला कि सांसदों में से जो मंत्री नहीं है वो लोग एक निजी सदस्य बिल पेश करें। अगर आपने मेरे पॉलिटिकल लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको निजी सदस्य बिल या प्राइवेट मेंबर बिल बताया था क्या होता है। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे सांसद द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं है। उस बिल को पेश करने के लिए कम से कम 1 महीने की प्री नोटिस देनी पड़ती है। ठीक है, तो एक निजी सदस्य बिल के द्वारा इस पेशकश को संसद में रखा जाए, ऐसा चंडीगढ़ नगर निगम कहता है। मैं रिपीट करती हूँ, चंडीगढ़ नगर निगम कहता है कि संसद में एक निजी सदस्य द्वारा इस पेशकश को, कि हमें एक प्रतिनिधि चाहिए राज्यसभा में, इस पेशकश को संसद में रखा जाए। तो ऐसा है कि निजी सदस्य बिल का ना बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए वो एक्सेप्ट नहीं भी हुआ तो सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इसके पास होने के चांसेस भी कम होते हैं, और अगर वो पास नहीं भी होता तो सरकार पर कोई विश्वास वाली अविश्वास वाली बात नहीं आती। तो अगर ये रिजेक्ट भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इनकी कोशिश है कि ये पास हो जाए। तो याद रखना कि ये बिल जैसा कैसे पेश होगा, एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश होगा, एक निजी सदस्य द्वारा पेश बिल के तौर पर। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या होता है। नगर निगम चंडीगढ़ ने इसे पास करके एक पेशकश की है कि संसद में निजी सदस्य द्वारा इसे पेश करके पारित करवाया जाए, जिसे चंडीगढ़ नगर निगम अपने पार्षद द्वारा एक व्यक्ति राज्यसभा में चुनकर भेज दे। अब ये चीज प्रक्रियाधीन है। क्लियर? तो न्यूज़ आपने देखी, आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आया हो, क्योंकि कुछ भी न्यूज़ से रिलेटेड जो थ्योरी है वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब आपको थोड़ा टाइम इसको समझने में भी देना पड़ेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन, ये एक करंट अफेयर्स था जो डायरेक्टली आपके पॉलिटी से रिलेटेड है, जो आपने पढ़ा है। इसमें आपको आर्टिकल 80 का ध्यान रखना है, जो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 80, शेड्यूल 4 और प्राइवेट मेंबर बिल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, राज्यसभा सीटें, ये 4-5 चीज़ें आप ध्यान में रखें। संरचना क्या है राज्यसभा की, कैसे जाते हैं वहाँ पे लोग। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में। मूव ऑन करते हैं अगली न्यूज में। यूक्रेन का विश्व अदालत में रूस पर जनसंहार कन्वेंशन का मजाक बनाने का आरोप। ये डायरेक्टली पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, कुछ चीजें हैं जो इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि जीनोसाइड कन्वेंशन, जीनोसाइड कन्वेंशन, ठीक है, लोगों का जो नरसंहार होता है उससे रिलेटेड एक समझौता था, जिससे रिलेटेड रूस यूक्रेन में कुछ विवाद हो रहा है। तो पहले हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि मुद्दा क्या है, फिर इसको समझते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन का रूस पर जीनोसाइड कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया गया, क्योंकि रूस ने लुहांस्क और डोनेट्स्क पर हमला किया था। ठीक, ऐसा है कि यूक्रेन की कुछ आबादी, कुछ शहर ऐसे हैं, यूक्रेन के कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे रूसी पॉपुलेशन से आता है। ठीक है, तो रूस ने ये आरोप लगाया यूक्रेन पर, ध्यान से सुनना, मैं कह रही हूँ कि ये जो यूक्रेन है ना, उसके कुछ रूस से लगे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे रशियन बोलने वाले लोग या रूसी लोगों की बस्ती है। तो ये जो रशिया है, इसने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि आप अपने ही देश के वो लोग जो रशियन स्पीकिंग है या रशियन मूल के हैं, उनका जनसंहार करवा रहे हो, उन्हें मरवा रहे हो, उनका जीनोसाइड करवा रहे हो।
ऐसा रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया। तो यूक्रेन ने काउंटर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जीनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन का मजाक बनाकर रखा है। एक्चुअली में उस कन्वेंशन का हवाला देकर रूस यूक्रेन पर गलत आरोप लगा रहा है और उस कन्वेंशन के जरिए यूक्रेन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो यूक्रेन का साफ कहना है कि हम अपने इलाके के रूसी जो लोग हैं उन पर कोई जनसंहार नहीं कर रहे, उनका कोई जनसंहार नहीं कर रहे हैं। उल्टा रूस पर उसने यूक्रेन ने यह आरोप लगा दिया कि आप ये जीनोसाइड कन्वेंशन का मजाक बना रहे हैं और यूक्रेन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और रशिया ने ये जो यूक्रेन पर आरोप लगाया, इसके विपरीत यूक्रेन ने ये जीनोसाइड कन्वेंशन का मजाक करने वाला जो आरोप लगाया, ये आरोप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लगाया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये जो विवाद चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच में जीनोसाइड कन्वेंशन से रिलेटेड, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये जो क्षेत्र में बता रही हूँ यूक्रेन के, जहां पे रूसी लोगों के जनसंहार की बात रूस कर रहा है, वो है लुहांस्क और डोनेट्स्क। यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड दुनिया का पहला ह्यूमन राइट ट्रीटी है। मतलब कहीं पर भी कोई देश किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का संहार ना करे, इसको रोकने के लिए ये एक ट्रीटी बनाई गई, कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम। 9 दिसंबर 1948 में ये ट्रीटी अस्तित्व में आई थी और इसमें 152 देशों द्वारा साइन किया गया। तो याद रखना, ये जीनोसाइड कन्वेंशन की मैं बात कर रही हूँ, 1948 में 152 देशों द्वारा शामिल किया गया, या मैं कहूँ साइन किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन है और 1945 में ये स्थापित हुआ। तो इस न्यूज़ में जहां आपको जीनोसाइड कन्वेंशन के वर्ष और इसके सम्मिलित देश पर पता होने चाहिए, वहीं दूसरा आपको ICJ के बारे में पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि जो पेपर 7 है उसमें यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन के रूप में आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी पढ़ते हैं। तो ये भी इससे चर्चा में आ गया है। तो अगर कभी आपको इससे कुछ पूछ सकता है तो इससे भी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी के बारे में बताया गया कि ICJ जो है, आप जानते हैं कि 1945 में जो यूनाइटेड नेशन बना है उसका एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसका जो मुख्यालय है वो है हेग, नेदरलैंड में। हेग, नेदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं। देयर आर 15 जजेस जो 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ये इसका कॉम्पोजिशन बनाया गया। भारतीय जज दलवीर भंडारी, RS पाठक, नागेंद्र सिंह और बेंगल रॉ भी फिलहाल ICJ के जजेस पैनल में शामिल हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि न्याय से संबंधित कोई भी केस होता है उन देशों के बीच जो यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड हैं, तो फिर उनसे रिलेटेड केस को सॉल्व करने का अधिकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास है। यूनाइटेड नेशन में शामिल सभी देश ICJ का दरवाजा खटखटा सकते हैं यदि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय की मांग करनी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक ICJ है जिसका मुख्यालय हेग, नेदरलैंड है। ठीक, ये पेपर 7 में मेंस में आपको काम आएगा और कुछ ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है जिससे ICJ का लिंक इस न्यूज से आ जाए। ठीक है, तो मेंस वाले खास तौर पर इस न्यूज को आप ध्यान रखें। आप जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 इसमें सम्मिलित देश, इसे याद रखें और ICJ के बारे में जो जानते हैं वो याद रखें। खासतौर पर उसमें जो इंडियन जजेस हैं उनके भी नाम याद रखें, दलवीर भंडारी, RS पाठक, ठीक है, बेंगल रॉ और नागेंद्र, ये सारे ICJ में जजेस रहे हैं। ठीक है, रहे हैं। फाइन, सो दैट इज इट। इस न्यूज के बारे में आपको यही दोनों चीजों पे जानना है, डायरेक्टली आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं पर इंटरनेशनल पॉलिटी से रिलेटेड ये जरूरी इंफॉर्मेशन पेपर 7 के लिए। क्लियर? चलिए मूव ऑन करते हैं अगले न्यूज पर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया आदर्श वाक्य। तो एक और आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR। आप साइड में यहाँ पर इसका लोगो देख सकते हैं, NCPCR। ठीक है, आपको कई बार ऐसा एब्रीविएशन दिया जा सकता है कि NCPCR का मतलब क्या है। ठीक, तो ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक आयोग बनाया गया। क्या मैंने कहा? राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए एक आयोग बनाया गया। इसका ना 17वां स्थापना दिवस था।
NCPCR जो आयोग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये बच्चों की तस्वीर बनी है, दिस इज बॉय एंड दिस इज अ गर्ल, डिकोड द लोगो। तो इसका जो 17वां स्थापना दिवस था, इसमें इन लोगों ने अपना एक नया स्लोगन जारी किया, भविष्यो रक्षति रक्षिता। डायरेक्टली करंट से रिलेटेड ये बात है कि UNPCR का नया स्लोगन है भविष्यो रक्षति रक्षिता। जो हमारे भविष्य के रक्षक हैं, हम उनकी रक्षा करें। जैसे धर्मो रक्षति रक्षिता सुना है ना आपने, वैसे ही इनका आदर्श वाक्य है, जो हमारे भविष्य के रक्षक है यानी कि बच्चे, उनकी रक्षा करना हमारा संकल्प। तो भविष्यो रक्षति रक्षिता NCPCR, जो कि ह्यूमन राइट्स के, या मैं कहूँ सॉरी चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए एक नेशनल कमीशन है, उसका नया आदर्श वाक्य। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लाल किले में इस आदर्श वाक्य को जारी किया, क्योंकि जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन रिलेटेड बातें होती है, वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये चीज़ आती है, ये NCPCR इस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। इस वजह से इसकी जो कंसर्न मंत्री है, उन्होंने ये स्लोगन को जारी किया है। और फिलहाल इस NCPCR के जो चेयरमैन हैं, वो है प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो, ये करंट के लिए आप याद रख सकते हैं। तो NCPCR महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक आयोग है जो चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड है। हाल में उसका 17वां स्थापना समारोह हुआ, तो उस वक्त स्मृति ईरानी ने भविष्य रक्षति रक्षिता नाम का ये स्लोगन जारी किया। फिलहाल NCPCR के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रियंक कानूनगो। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जनरली जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस देखते हैं, वैसे नेशनल लेवल पर जितने आपकी अर्ध सरकारी, सरकारी या फिर इम्पोर्टेंट सेंट्रल आयोग हैं जो ह्यूमन राइट से, चाइल्ड राइट से, ठीक है, माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड है, उनको भी पॉलिटी के अंदर हम कवर करते जाएंगे। ठीक, तो मेनली ये जो चीज़ें मैंने लिखी आपकी कंसर्न की इतनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संघ में यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा प्रस्ताव मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया। ये बड़ा ही फेमस आर्टिकल है जो आपने सुना ही होगा, तो आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। इसमें जो चीज़ आपको मेनली ध्यान में रखनी है वो है UNHRC। कोई भी चीज़ न्यूज़ में जब आती है तो उससे रिलेटेड जो भी संगठन, देश या पद न्यूज़ में आता है, उसकी डिटेल्स आपको जाननी। तो आप ये जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से रूस यूक्रेन वॉर में इंडिया रूस को फेवर कर रहा है, ये जानते हैं। मतलब हम अभी तक अलाइन नहीं है किसी की तरफ भी, हम किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहे, हम किसी के अगेंस्ट भी नहीं है। पर हिस्ट्री को देखते हुए, हमारे पास को देखते हुए हमने ये देखा कि जब भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश की ज़रूरत पड़ी और वो रूस या यूक्रेन में से कोई एक होना चाहिए, तो रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया। चाहे 1971 वॉर में क्यों ना आपने सुना हो कि उन्होंने कई सबमरीन्स हमें दी थी उस वॉर में जीत के लिए, और हमेशा हमारे फेवर में वोट डाला। जब भी भारत को एक जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की चुनाव होते हैं ना, हम जानते हैं ना कि हर 2 साल में यूनाइटेड नेशन के जो अस्थायी सदस्य हैं वो बदलते रहते हैं। तो जब भी इंडिया ने अस्थायी अध्यक्ष बनना चाहे यूनाइटेड नेशन का, तो रूस ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया और यूक्रेन ने हमेशा हमारा विरोध किया। और ऐसी कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास्ट में जिसमें ऐसा हुआ है कि रूस सामरिक तरीके से हमारे हमेशा पक्ष में खड़ा रहा और यूक्रेन किसी न किसी तरीके से हमारे पक्ष में नहीं रहा। कई बार उसने हमारे अगेंस्ट वोट डाला। हालांकि हम कह सकते हैं कि ऐसा डायरेक्ट हमारी एनिमिटी यूक्रेन के साथ भी नहीं है, और क्योंकि हम कहते हैं कि भाई जो हमला कर रहा है और जो हमला सह रहा है उसमें ज़्यादा सिंपैथी हमारे हमला सहने के वाले की तरफ रहती है। तो इसलिए हम आज भी ये चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ जस्टिस हो, यूक्रेन पर हमला ना हो, यूक्रेन पर हमला रोक दिया जाए। लेकिन अगर आप ऑन एंड ऑल एक पॉलिटिकल रिलेशन के तौर पर देखते हैं तो एकदम से हम आउटराइटली रशिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये इंडिया की डिप्लोमेसी के खिलाफ, इंडिया के आदर्शों के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि रूस ने हमेशा हमारी मदद की। और ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो उनके बायलैटरल रिलेशंस में, जिसमें कहीं रूस तो कहीं यूक्रेन सही दिखाई देता है। इसलिए हम बिना सोचे समझे किसी को फेवर नहीं कर सकते। इसलिए जब रूस हमले की निंदा की बात हो रही थी यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन में, ठीक है, तो उसमें फिर हमने वोट नहीं डाला।
ठीक है, वी एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ठीक है, क्योंकि हम अपना पक्ष जाहिर नहीं करना चाहते। हम यूक्रेन के साथ भी सिंपैथी रखते हैं क्योंकि उनके साथ भी गलत हो रहा है, पर रूस भी कहीं ना कहीं कारणवश अगर हम देखें तो गलत नहीं है, तो हम उसकी आउटराइटली निंदा नहीं कर सकते। तो देखिए, मानव अधिकार संघ की स्थापना सन 2006 में 47 देश के मेंबर 2006 में हुई थी। 47 देश इसके मेंबर हैं और भारत भी इसका मेंबर है। मतलब यहाँ जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये उस ऑर्गन के लिखे हैं जहां पर ये निंदा प्रस्ताव आया था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार संघ में यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा प्रस्ताव मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया, तो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है रूस। इस मामले में एक निंदा प्रस्ताव आया था और हमने हिस्सा नहीं लिया। तो आपको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैदर करके पॉइंट्स बना के लिख लेना है। ये आपके पेपर 7 में भी हेल्प करता है, ऐसे में भी हेल्प करता है, और हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाकर आपको अगले साल प्रीलिम्स में भी दे दे। ठीक, तो मानव अधिकार संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन 2006 में इसकी स्थापना हुई और 47 देश इसके मेंबर्स हैं, और सभी जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, और इसका जो मुख्य काम है वैश्विक स्तर पर ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन है। फिलहाल इसके जो चेयरमैन है वो है फेडरिको वेलेगास, जो कि अर्जेंटीना के हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट पास्ट की आपको इतनी जानकर रखना है। बाकी ये चीज़ सिर्फ अपने ऐसे के लिए जो आप इनसाइट डेवलप कर रहे हैं, मान लो कल को इसके ऊपर कोई ऐसे लिखने के आ जाता है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके दिमाग में रखें। ठीक है, सो दैट इज इट। इतनी चीजें थी जो इस न्यूज से रिलेटेड आपको जाननी थी। थोड़ा सा यूएनएचआरसी के बारे में जान लें। अगली न्यूज पर बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में मानवीय गलियारे। यहां पर रूस यूक्रेन युद्ध में एक और नया टर्म आपके सामने आ रहा है, ह्यूमन कॉरिडोर्स। कुछ दिनों से ये न्यूज में है, ह्यूमन कॉरिडोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन कॉरिडोर्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो ह्यूमन कॉरिडोर्स अस्तित्व में आता है। ह्यूमन कॉरिडोर्स के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, पहले उसको मैं बताती हूँ, फिर उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। मानवीय गलियारे ह्यूमन कॉरिडोर्स एक डिमिलिटराइज्ड या असैन्य जोन होता है जिससे लोगों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकाला जाता है। इससे भोजन, दवाई की आपूर्ति भी की जाती है। यूक्रेन की लड़ाई में फंसे आम लोगों को निकालने के लिए इस पर सहमति की बात चल रही है और यूनाइटेड नेशन इसे युद्ध रोकने के तात्कालिक तरीकों में से एक मानता है। इन्हें यूएन या सामाजिक गुटों द्वारा बनाया जाता है। इनके दुरुपयोग का भी खतरा बना रहता है। तो ऐसा है कि आप जानते ही हैं कि यूक्रेन में जो रूस का हमला हो रहा है, वहाँ पे कई सारे सिविल एरियाज में भी रूस की बॉम्बार्डिंग हो रही है। आप जानते हैं कि कई ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। कई आम लोगों को भी इससे नुकसान हो रहा है कथित तौर पर। देखो, अभी कुछ भी ऐसा प्रूव्ड है ऐसा नहीं है। जो पैनिक मीडिया द्वारा बताया जा रहा है वो कितना सही कितना गलत, किस हद तक के वहाँ की सिविल पॉपुलेशन को रूस के हमलों ने नुकसान पहुंचाया है, ये अभी एक बाद में चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल इतना है कि जब भी युद्ध होता है तो आम लोगों को खतरा तो होता ही है, चाहे यहाँ की बात करें चाहे वहाँ की बात। तो रूस और यूक्रेन के बीच में भारतीय लोग जो हैं, जो भारतीय सिविल पॉपुलेशन में फंसी हुई है, उनको मानव गलियारे द्वारा निकालने की बात चल रही है। मानव गलियारे द्वारा, और ना सिर्फ भारत बल्कि हर वो देश जहाँ के नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो सारे देश वहां से मानव गलियारों द्वारा अपने लोगों को निकालने के लिए सहमति की बात कर रहे हैं। और हमारे और यूक्रेन के बीच में कभी बात बन रही है, कभी बिगड़ रही है। मतलब मानव गलियारे को कभी मंजूरी मिल रही है, कभी नहीं। तो मानव गलियारा क्या है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किसी नॉर्मल इंसान को वहाँ की मिलिट्री एक से दूसरे तरफ ले जा रही है। एक्चुअली में ना, मानव गलियारे एक तरह का असैन्य, जैसे आप देख सकते हैं डिमिलिटराइज जोन होता है, जहाँ पे मान लीजिए पूरे तरह से दुश्मनों ने घेर रखा है, बमबारी हो रही है, लेकिन अगर आपने एक जोन डिक्लेयर कर दिया कि भाई यहाँ से आम नागरिक जाएंगे और दोनों ही तरफ से कोई भी सेना इन पर हमला नहीं करेंगी, अगर ये आपसी समझौते से ये चीज़ डिक्लेयर हो जाती है तो फिर वहाँ से नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाता है। मतलब कुछ ऐसा जोन, कुछ ऐसा क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया जाता है जो असैन्य कर दिया जाता है, जो डिमिलिटराइज कर दिया जाता है। फिर दोनों देश में से कोई भी उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। और ये जो जोन है, इसी को हम ह्यूमन कॉरिडोर बोलते हैं, मानवीय गलियारे। इसे
संयुक्त राष्ट्र की इंटरफेरेंस, यूनाइटेड नेशन की इंटरफेरेंस से दो देशों की सहमति से बनाया जाता है। मान लो अगर हम ह्यूमन कॉरिडोर इंडिया के लिए बनाना चाहते हैं यूक्रेन में, तो इंडिया, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशन, ये तीनों की सहमति से कुछ क्षेत्र बनाया जाता है। आप जानते हैं ना कि वहाँ के कई इंडियंस को आसपास के देशों में भी शरण मिली, उनको वहां से निकाल करके सेफ जोन्स में डाला गया। तो जो सेफ जोन में वो जाते हैं वो ह्यूमन कॉरिडोर्स के जरिए जाते हैं, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन इसे बहुत ही एक अच्छा ऑर्गन बताता है, जिसके जरिए अगर ह्यूमन कॉरिडोर्स के जरिए नागरिक निकलते हैं तो कहीं ना कहीं युद्ध जल्दी खत्म होने और युद्ध का खतरा कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ह्यूमन कॉरिडोर समझ में आपको, डीमिलिटराइज या असैन्य क्षेत्र है जहां से लोगों को सुरक्षित निकाला जाता है। इसमें यूनाइटेड नेशन, सामाजिक संगठन और दोनों देशों की सहमति चाहिए होती है। और इंडिया और यूक्रेन में कभी बात बन रही है, कभी बिगड़ रही है कि ह्यूमन कॉरिडोर हम बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि फिर ये रहेगा कि उस पर फिर हमला नहीं हो सकता। और जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा है कि इसके दुरुपयोग का भी खतरा बना रहता है, दुरुपयोग का, क्योंकि आपने एक जोन को असैन्य करार दे दिया। मान लीजिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग उस जोन का इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं, तो कई चीजों की तस्करी हो सकती है। फ्यूल इधर से उधर ले जाया जा सकता है, हथियार इधर से उधर ले जाया जा सकते हैं, जासूस इधर से उधर जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी, कहते हैं ना कि लोगों को आशंकाएं होती है, देशों को आशंकाएं होती हैं, ये कि हमने डीमिलिटराइज कर दिया तो इधर से उधर जो जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो आम लोग ही हों, उसमें और भी सारे चीजें हैं जिनकी तस्करी की जा सकती है, गैर कानूनी तरीके से, बिना लोगों की इन्फॉर्मेशन की इधर से उधर चीजें ले जाई जा सकती, तो उसके दुरुपयोग का भी खतरा होता है। इसलिए ह्यूमन कॉरिडोर्स बड़ी ही ज्यादा नेगोशिएशंस के बाद बनाए जाते हैं कि हाँ आप यहाँ से जाइए, हम हमला नहीं करें, ठीक है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध में मानव गलियारों से रिलेटेड बहुत सारे देशों से यूक्रेन की बात चल रही है, कभी बात चल रही है, कभी बिगड़ रही है, और इंडिया के साथ भी यही हाल है, ठीक है। तो ह्यूमन कॉरिडोर चर्चा में था, इसलिए मैंने कुछ चीजें आपको इसकी बताई। यूनाइटेड नेशन, कुछ समाज संगठन इन चीजों को, ये मानव गलियारों को बनाते हैं और उसमें देशों की भी सहमति जरूरी है, लेकिन इसका दुरुपयोग का भी खतरा बना रहता है। क्लियर है? ठीक, आई होप आपको ये समझ में आए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, कैबिनेट द्वारा 2023 G20 सम्मेलन के लिए सचिवालय को मंजूरी, ठीक है। सचिवालय में यहाँ पे फिर से ई की मात्रा रह गई। आप जानते होंगे कि G20 की 2023 की समिट की मंजूरी इंडिया को मिली, यानी G20 का 2023 का जो सम्मेलन है वो भारत में आयोजित कराया जाएगा, ठीक है। तो ये जो G20 का सम्मेलन है, उसके लिए खास तौर पर उसकी व्यवस्थाओं से रिलेटेड, उसके आउटलाइन से रिलेटेड, उसकी गाइडलाइन से रिलेटेड बातों को मैनेज करने के लिए बहुत दिनों से ये कवायद चल रही है कि इंडिया में एक सचिवालय बनाया जाए G20 का, एक सेक्रेटरिएट बना जाए G20 का, जिससे ये जो शिखर सम्मेलन है G20 का वो सही रूप से आयोजित करवाया जाए। तो हाल फिलहाल में ही, कुछ दिन पहले ही इसको मंजूरी मिली सेंट्रल कैबिनेट द्वारा, ठीक है। ये न्यूज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इससे जो हाईलाइट हुआ वो है G20, और इसके शिखर सम्मेलनों की वजह से हमेशा ही आपको कभी G20, कभी आसियान, कभी सार्क क्या है, इसे पढ़ना ही पड़ता है। एक बार देख लेते हैं। 2023 में भारत G20 सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। भारत G20 सम्मेलन की अगुवाई 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक करेगा। ये 2022 से 2023, ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक हम इसकी अगुवाई करेंगे। G20 में भारत के शेरपा पीयूष गोयल हैं फिलहाल, ठीक है। G20 का मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल रेगुलेशन को बढ़ावा देती है तथा आगामी फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाव। देखिए, आप जानते हैं कि G20 दुनिया के जो विकासशील देश हैं उनका एक समूह है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हर क्षेत्र में, खासतौर पर इकोनॉमिक क्षेत्र में एक साथ ग्रो करने के लिए कोई ना कोई योजनाएं बनाते रहते हैं। इनके हमेशा जो शिखर सम्मेलन होते हैं, इनमें मेनली डेवलपिंग कंट्रीज की और ग्रोथ से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो G20 है इसमें इंडिया भी शामिल है, और उसमें हमारे जो शेरपा है वो है पीयूष गोयल, ठीक है। इनका जो मुख्य उद्देश्य है, इस ग्रुप का जो मुख्य उद्देश्य है वो है फाइनेंशियल रेगुलेशन को एनहेंस करना। फाइनेंशियल रेगुलेशन, ये डेवलपिंग कंट्रीज में इकोनॉमी की जो क्राइसिस है उसको रेगुलेट करना, फाइनेंस के जो कंडीशन है उसको नियंत्रित करना, और आगामी फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना। कोरोना टाइम्स के बाद सबसे ज़्यादा जो विकासशील देश हैं
उन्होंने सफ़र किया, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बहुत बड़ा योगदान जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका है, और सेकेंडरी सेक्टर मतलब औद्योगिक सेक्टर के बंद पड़ जाने की वजह से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और इसलिए आगे ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस यानी वित्तीय नुकसान ना हो, इसके लिए योजनाएं बनाना इस बार की G20 जो समिट है उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ठीक है, G20 क्या है, कहा मैंने, ये विकासशील देशों का एक समूह है, डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसमें वर्तमान में पीयूष गोयल जो है वहां के शेरपा है। क्लियर है? ठीक है, दैट इज इट। G20 क्या है, भारत में इसका सम्मेलन कब होने वाला है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इतनी चीजें आपको जाननी है इसमें। क्लियर? ठीक, उसके बाद लास्ट न्यूज है, तेलंगाना ने राज्य के अभिभाषण के बिना राज्यपाल के अभिभाषण के बिना विधायिका में बजट सत्र आयोजित करने की घोषणा की। राज्यपाल के अभिभाषण के बिना, तो ऐसा है न्यूज कि तेलंगाना में जो स्टेट का बजट पास होगा उसमें उसके पहले गवर्नर का कोई भी मोशन ऑफ थैंक्स या अभिभाषण नहीं होगा। ठीक है, और इसकी वजह से चर्चा में है आर्टिकल 176। तो ऐसा है कि आर्टिकल 176, वो भी आर्टिकल 176(1) ये कहता है कि जब भी राज्य में बजट पेश हो तो वो बजट पेश होने से पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। विधानसभा है तो विधानसभा के सामने, और विधान परिषद है तो विधानसभा और विधान परिषद के सामने संयुक्त रूप से एक अभिभाषण होगा। राज्यपाल एक स्पीच देगा और उसके बाद ही बजट पेश किया जाएगा। सेंट्रल लेवल पे यही काम राष्ट्रपति करता है, और आर्टिकल 176(1) के तहत यही काम राज्य स्तर पर राज्यपाल करता है। वो एक स्पीच देगा जिसके बाद ही सत्र शुरू होगा। ठीक है, तो इस वजह से इस न्यूज के जरिए आर्टिकल 176(1) हाईलाइट हुआ, न्यूज में आया। ठीक है, तो गवर्नर हर जनरल इलेक्शन के बाद सत्र के प्रारंभ से तथा हर साल के सत्र के प्रारंभ में अपना अभिभाषण देता है। तो इस चीज को हमने पढ़ा है, मोशन ऑफ थैंक्स, स्टेट लेवल पर मोशन ऑफ थैंक्स आर्टिकल 176(1) में है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि तेलंगाना में ये न्यूज आई कि वहां का बजट सत्र जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण के बिना ही शुरू हो गया। वो इसलिए क्योंकि वहां ये तर्क दिया गया कि इस बार का जो बजट पेश किया गया है उसमें पुराने सत्र का ही कंटिन्यूएशन किया गया और सत्रावसान नहीं हुआ। तो क्योंकि सत्रावसान नहीं हुआ और नया सत्र स्टार्ट नहीं हुआ, इस वजह से राज्यपाल की अभिभाषण की जरूरत नहीं। जब हमने कंटिन्यूएशन में बजट पेश कर दिया और नया सत्र उसके लिए नहीं लाया गया, तो अभिभाषण के बिना ही हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं उनका तर्क? मतलब नया बजट सेशन स्टार्ट होता तो शायद ये पहले दिन ये अभिभाषण देती, लेकिन ये सत्र पुराना ही कंटिन्यू था, उसमें बजट पेश कर दिया गया, इसलिए इनके अभिभाषण के बिना ही वहां पे सत्र प्रारंभ हो गया। और आप जिन्हें देख रहे हैं ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं, जिनका नाम है तमिलिसई सौंदरराजन। तमिलिसई सौंदरराजन वहाँ के वर्तमान के राज्यपाल हैं, जिसकी वजह से ये चर्चा में है कि इनके अभिभाषण के बिना वहाँ पे बजट स्टार्ट हो गया। तर्क ये दिया कि सत्रावसान नहीं हुआ था। ठीक है, तो इनका नाम आर्टिकल 176(a) राज्यपाल और राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो आपको इस न्यूज से याद रखना है अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स। ठीक है, तेलंगाना में हुआ ये याद रखना, आर्टिकल 176 याद रखना। ठीक है, सो दैट इज इट विथ ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि पॉलिटी से रिलेटेड इस हफ्ते हाईलाइट में थी, चर्चा में थी। इतनी ही चीज़ें थी जो आज की वीडियो में मुझे डिस्कस करनी थी। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। कोशिश करिए करंट अफेयर्स को एक नए तरीके से पढ़ने की। अब तक आप सिर्फ फैक्ट्स देखते थे, अब उसकी स्टैटिक चीज़ें देखनी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम की समय की यही डिमांड है। ठीक है, अगले हफ्ते मैं फिर इस पूरे वीक के जो इंपॉर्टेंट पॉलिटी करंट अफेयर्स है वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।